देखो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 न्यू पेज से स्टार्ट करो बच्चों। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक तुम्हें आते होंगे प्रोबेबिलिटी के, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी बच्चों माइनस में नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, पी ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ऑलवेज 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, पर 0 और 1 से बाहर नहीं जा सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो तुम गलत हो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। फेवरेबल इवेंट्स जो तुम चाहते हो वो आप ऊपर लिखोगे, और जो टोटल इवेंट्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, उनको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। जो टोटल आउटकम्स हैं वो नीचे लिखते हैं, जो हम चाहते हैं वो ऊपर लिखेंगे, जो टोटल आउटकम्स हैं वो नीचे लिखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। हमने कार्ड्स के बारे में पढ़ा है 10th 11th के अंदर, हमने डाइस के बारे में पढ़ा है ना। साथ नहीं भी आता होगा कार्ड्स और डाइस के बारे में तो क्वेश्चन के साथ साथ हो जाएगा। अब 12th क्लास का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये फर्स्ट टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पहले आप समझ लो ये क्या चीज है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट में जो नीचे है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, बाद में नोट करना, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे आएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखोगे, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे है। मान लो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला तैयार होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है। याद रखना, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है बच्चों। क्लियर? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तुम कहोगे सर डेफिनेशन क्या होगी इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो वो देखो आप, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज गिवन टू यू। यानी दो इवेंट हैं, बी गिवन है, लिखा होगा बी इज गिवन, यानी एक इवेंट गिवन है, अंडर दैट कंडीशन कि बी हो रहा है, under this condition you have to find the probability of a event। तो जो कंडीशन गिवन होगी ना वो नीचे आएगी, जो कंडीशन गिवन होगी वो इवेंट, वो केस नीचे आएगा, राइट। तो इस टॉपिक का नाम इसलिए रखा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशन आपको दी जाएगी। कैसे? मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं लिखो आप, राइट डाउन। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यस, रेडी बच्चों, लिखो। A die is thrown twice। A die is thrown twice। die को 2 बार थ्रो किया है। die is thrown twice and sum of the numbers observed to be 7। die is thrown twice। die is thrown twice, sum of the numbers observed to be 7। sum of the numbers observed to be 7। what is the conditional probability that number 2 appeared at least once? what is the conditional probability that number 2 appeared at least once? यानी जो नंबर 2 है वो कम से कम एक बार आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर कि आपको गिवन क्या है वो आप देखो, क्या गिवन है, आप उस चीज को देखो कि क्या गिवन है। A die is thrown, a die is thrown twice and the sum of the number observed to be 7। इन डाइस को हमने 2 बार थ्रो किया है। तो अगर तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो बच्चों कि सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है,
जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो दोनों पर 1-1 आ सकते हैं, 1-2 आ सकते हैं, 1-3 आ सकते हैं बच्चों, 1-4 आ सकते हैं, 1-6 आ सकते हैं, ऐसे 2-1 आ सकते हैं, 2-2 आ सकते हैं, 2-6 आ सकते हैं, ऐसे 3-1, 4-1, फिर लास्ट में 6-6। ये हमारे सैंपल स्पेस होते हैं। तो 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं या 8 डाई को जब 2 बार थ्रो करते हैं तो 36 आउटकम्स बनते हैं, तो इसको हम 6 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर हम 8 डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो 6 क्यूब आंसर होगा। क्या बोला मैंने? 8 डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस 6 क्यूब बनेंगे, और 1 डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो 6 स्क्वायर बनेंगे, राइट? या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो भी 6 स्क्वायर बनेंगे। 1 डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 6 × 1, 6 × 1, ये होता है सैंपल स्पेस। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तुम्हें लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता रहता है सैंपल स्पेस, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट, इधर देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दे रखी है। बताओ इस पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे ये बता दो गिवन क्या है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में सम लिखा हुआ है, उसमें सम इज ऑब्जर्व्ड टू बी 7, तो ये गिवन है। अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कि नंबर 2 अपीयर एट लीस्ट वंस। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ना, आप उसको ए बोलो, हम बी भी बोल सकते हैं पर आप ए बोलो, राइट? तो ए क्या है कि नंबर 2 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 2 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस कि नंबर 2 एक बार आता है। अब ये बात बताओ, बी, चलो बी भी मैं लिख देता हूं। बी क्या है कि गिवन, क्या गिवन है कि गिवन दैट सम इज 7, गिवन दैट सम इज 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा डायलॉग ध्यान से सुनना। जब मैं ए के बारे में सोचूंगा तो बी को भूल जाऊंगा, जब मैं बी के बारे में सोचूंगा तो मैं ए को भूल जाऊंगा, राइट? मेरी बात याद रखना। जब मैं ए के बारे में सोच रहा हूं तो मैं बी को भूल गया, बी मुझे नहीं पता क्या है, ओके? अब नंबर 2 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो बताओ क्या क्या हो सकता है? तुमने डाइस को 2 बार थ्रो किया है, नंबर 2 कम से कम एक बार आना चाहिए। सोचो क्या क्या हो सकता है, सोचो। 2-1 आ सकते हैं, 2-2 आ सकते हैं, 2-3 आ सकते हैं, 2-4 आ सकते हैं, 2-5 आ सकते हैं, 2-6 आ सकते हैं, 2-7 आ सकते हैं, और बताओ। पलट दो, डाइस को थ्रो किया ना तुमने, तो उल्टा भी तो हो सकते हैं कि लेफ्ट वाले डाई के ऊपर 1 आ गया और राइट वाले पर 2 आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अब इधर 3 आ गया, अच्छा अच्छा बच्चों, 1-2 3-2 राइट, 4-2 और बताओ, 5-2 और बताओ, 6-2। तो ये सब सैंपल स्पेस है जो हो सकता है। मैंने जानबूझकर बी पर हाथ रखा हुआ है, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर सम तो 7 लिखा हुआ है ना, आप क्यों लिखते जा रहे हो 2 और 4? मैंने क्या बोला? इस क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि जो गिवन है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूल गए? लिख दिया? अब बच्चों अब ए को भूल जाओ, अब ए को भूल जाओ, एक बार में तुम्हें कुछ नहीं पता। सम 7, 2 डाइस को थ्रो किया, सम 7 आना चाहिए। बताओ क्या क्या हो सकता है? 4-3 नहीं हो सकता, 1-6 भी हो सकते हैं, 5-2 भी हो सकते हैं, 2-5 भी हो सकते हैं, और बताओ 6-1 भी हो सकते हैं, और बताओ 3-4 भी हो सकते हैं, और सोचो, बस श्योर? यहां तक समझ आ गया? अब तुमने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, आप मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए ले लेना। तो फॉर्मूला बच्चों मैं ये वाला लगा रहा हूं, A/B वाला, राइट? तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन सोचो, कितने पेयर है? इंटरसेक्शन सोचो बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब मैं कहां लिखूं इनका इंटरसेक्शन? यहां लिख देता हूं, है ना? इनका इंटरसेक्शन बच्चों A इंटरसेक्शन B, कितने पेयर है बच्चों? लोग दोनों में कॉमन है, 1 और 6 यहाँ पर नहीं है, 5 और 2 और 2 और 5, 2 ही तो है जो कॉमन पेयर है, 2 ही तो है, एक 5-2 है और एक 2-5 है, 2 ही तो है बच्चों कॉमन पेयर। क्लियर? अब ये बताओ टोटल कितने सैंपल स्पेस थे? 36।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? अब यहां आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी कितने पेयर है तुम्हारी फेवर में? 2, और टोटल कितने हैं बच्चों? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36। समझ आया? अब बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट? अब बी लिखा हुआ है तो बी में कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 6/36। अब ये 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 6 कटिंग हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/3। तो ये आपका आंसर है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसे मैंने समझाया सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आपको गिवन पता होना चाहिए, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो पता होनी चाहिए। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, राइट? जब हम सैंपल स्पेस तभी बना सकते हैं। अगर दोनों को मिक्स करके चलोगे तो सैंपल स्पेस नहीं बनेगा तुम्हारे से, फिर कंफ्यूज होते रहोगे। तो जैसे मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही नोट करो, और कुछ भी डिस्कस करना है अब पूछो बच्चों। बेसिक्स ऑफ 11th क्लास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटे बोर्ड पर देखो, मोबाइल हटा दो अब। लॉ ऑफ एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू P of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है P of A यूनियन B का, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, राइट? लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला आइदर ए और बी, जब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होता है आइदर ए और बी, या तो ए पास होगा या बी पास होगा, तो वहां पर लगाते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो वहां भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट 1 सक्सेस में भी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका क्या मतलब है? हम चाय पीते हैं, याद करो 11th क्लास में था, सेट्स में भी था। ए बार, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है ए होगा पर बी नहीं होगा। हम चाय पियेंगे पर कॉफी नहीं पियेंगे, राइट? हम इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे पर हिंदी नहीं पढ़ेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बार, ए होगा पर बी नहीं होगा, ए होगा पर बी नहीं होगा, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन, इसका मतलब समझ गए ना तुम? ए बट नॉट बी, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो इन फॉर्मूलेस को याद रखना। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा ना ही बी होगा, इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए होगा ना बी होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। क्लियर? neither a nor b is equal to 1 minus probability of either a or b, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो तो neither a nor b आ जाएगा। तो ये लिख लेना neither a nor b, ठीक है? और फेल की प्रोबेबिलिटी तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। ये बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें, यानी पास प्लस फेल क्या होता है? 1 होता है। अगर हम पास की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो फेल क्या आ जाएगी, फेल की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करूंगा तो पास क्या आ जाएगी। ये सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं पर, है ना? और बच्चों प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूलेज में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधे, है ना? तो वो जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। आप इधर देखो, आप मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बच्चों कि 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिया, राइट? तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? हो सकते हैं दोनों पास हो जाएं तो उसको बोलते हैं बोथ पास या बोथ सक्सेस। दोनों को सक्सेस मिल गई,
तो इसको कोडवर्ड में मैं बोलता हूँ P2, ये कोडवर्ड है मेरा P2। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों इंटरव्यू देने गए, दोनों पास हो गए, तो हम इसको बोलते हैं P2, यानी दोनों पास हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों की पास की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की पास की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब हो ये भी तो हो सकता है बच्चों कि दोनों में से केवल एक पास हो, तो एग्जैक्टली वन पास, एग्जैक्टली वन पास का कोडवर्ड है मेरा P1। P1 का मतलब है दोनों में से एक पास होगा, एग्जैक्टली वन, केवल एक पास होगा। इंटरव्यू देने गए, मान लो रोनित और पीयूष देंगे, दोनों में से एक पास होगा, क्लियर, राइट। तो एक पास होगा तो मैं कैसे इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, मैं ए को पास करूंगा तो साथ में बी को मुझे फेल करना पड़ेगा ना, PA इंटू PB बार, फेल का सिंबल है ये PB बार, आप डैश भी लगा सकते हो, आप C भी लगा सकते हो, ये फेल के सिंबल होते हैं। अगर मैं A को पास करता हूं तो इंटू में मैं B को फेल करूंगा, या क्या हो सकता है, या जब या आता है तो प्लस करते हैं, जब या आता है तो प्लस करते हैं, जब या की सेंस आती है तो प्लस करते हैं, या तो ये होगा, या अब मैं B को पास करूंगा तो A को फेल करूंगा ना बच्चों, अब मैं B को पास कर रहा हूं तो A को फेल करूंगा, फिर दोनों में से एक को पास करना है ना, तो इनटू दूसरे को आप फेल करोगे ना। तो जब या की सेंस आती है तो क्या करते हैं, प्लस, और जब एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लाई। देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, क्यों, ये भी होगा एंड ये भी होगा, तुम तभी तो इसको पास बोलोगे, ये पास होगा एंड ये फेल होगा, तभी तो एक पास माना जाएगा। तो जब एंड की सेंस आती है तो दोनों के बीच में कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में प्लस साइन क्यों आया, या तो ये सेट होगा, या तो ये वाला केस होगा, या ये वाला केस होगा। क्लियर हो गया, फॉर्मूला कैसे बना पता चल गया। अब बच्चों नो सक्सेस, हो सकता है दोनों ही फेल हो जाए, हो सकता है दोनों ही फेल हो जाए, किसी काम के लिए ना, ये दोनों हो सकता है दोनों फेल हो जाए, नो सक्सेस। तो P0 का मतलब है दोनों फेल, तो इसको आप ऐसे लिखोगे PA बार इंटू PB बार, दोनों की फेल की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आपस में, राइट। अगर एग्जाम में याद रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक को तो सक्सेस मिलेगी, इसका मतलब बताओ क्या होगा, एटलीस्ट। अब बच्चे कहते हैं सर आपने बताया था एटलीस्ट वन सक्सेस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैं तुम्हें इंटरसेक्शन वाला ये सब कुछ नहीं दे रहा। वो इंटरसेक्शन पता कहाँ आता है, जहाँ पर सेट्स बनते हैं, जहाँ सैंपल स्पेस बनता है, डाई है, क्वाइन है, वहां पर आता है ये सब कुछ। अब इसमें इंटरसेक्शन थोड़ी आएगा, तो इसके अंदर एटलीस्ट वन सक्सेस में अपनी IQ से करोगे, बताओ एटलीस्ट वन, दो फ्रेंड्स इंटरव्यू देने गए हैं, एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब क्या है, कम से कम एक पास होगा, एक तो पास कम से कम होगा, तो कम से कम एक पास होगा, तो एग्जैक्टली वन पास वाला हो गया ना केस, यानी आप इसको P1 लिखोगे, यानी ये वाला सॉल्यूशन लिखोगे, प्लस दोनों पास भी तो हो सकते हैं, तो P1 प्लस P2। तो याद रखना ये मेरा तरीका है, एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब P1 प्लस P2, एक शॉर्टकट रास्ता भी है। यस, रजिस्टर के टॉप पर देखना बच्चों, सबसे ऊपर देखना, यहां देखना, सबकी प्रोबेबिलिटी, जितने भी केसेस हो सकते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आएगा। P0 प्लस P1 प्लस P2 इक्वल टू 1। ये तो दो दोस्त हैं, अगर तीन दोस्त होंगे तो प्लस में यहां पर क्या आ जाएगा, P3। P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1, राइट। दो या तीन दोस्त तक ही चलेंगे, हमारे कोर्स में नहीं ऐसे ज्यादा, ओके। अब एक बात बताओ, एक बच्चा कहता है सर मैं P1 प्लस P2 क्यों करूं, मैंने P0 निकाल रखा है, 1 में से माइनस कर देता हूं, इस फॉर्मूले में से आप इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P0, ये ज्यादा अच्छा है। P0 जल्दी आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, P0 को 1 में से माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। ये तो हुआ एटलीस्ट वन सक्सेस। अब आते हैं एटमोस्ट बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा एक को सक्सेस मिलेगी। दो बच्चे इंटरव्यू देने गए, दोनों में से किसी एक को ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस का मतलब क्या होता है, दोनों फेल भी हो सकते हैं। यस, ज्यादा से ज्यादा का मतलब कम से कम 0, दोनों फेल भी हो सकते हैं, समझो, दोनों फेल भी हो सकते हैं, या किसी एक को सक्सेस मिलेगी। तो बताओ मेरी कोडवर्ड में, मेरी कोड लैंग्वेज में बताओ क्या लिखूं, P0 प्लस P1, और शॉर्टकट रास्ता वहां से उठाओ,
P0 प्लस P1 का मतलब 1 माइनस P2। तो ये फॉर्मूलेज आप लिख लो, सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ना तुम्हारे। 538 पेज पर आप अभी करोगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस अभी करके दिखाओगे मुझे। एक तो आप करोगे 5th क्वेश्चन, एक 5th करोगे आप और एक बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट कर लेना, राइट। उसके बाद आप करना बच्चों 8th क्वेश्चन, फिर 9th करो और 10th करो बच्चों। 11th भी अभी करना है। 11th का हम करेंगे 3rd पार्ट। 11th का 3rd पार्ट करेंगे अभी, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस करो, स्टार्ट करो। ये एनसीईआरटी किसी को चाहिए तो ले लो, अगर नहीं है तो चलो। यस बच्चों, अब सबसे पहले मुझे बताओ जो हमारा 11th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 13.1, इसमें बच्चों ई सेट आपको गिवन है 1 3 5 और एफ आपको गिवन है बच्चों 2 और 3, राइट। और जी सेट आपको गिवन है 2 3 4 5। अब आप मुझे समझाओ कि 3rd पार्ट मैंने आपको बोला था E यूनियन F ऑब्लिक G, बताओ इसको कैसे किया तुम लोगों ने, ये बताओ कैसे करो। E यूनियन F ऑब्लिक G को कैसे करो। हाँ देखिए सर, उसके लिए क्या होगा, पहले थोड़े से अपने बेसिक्स सही कर लो। E यूनियन F कैसे निकालते हैं पहले वो मुझे बताओ। पहले आप सभी बच्चे बताएंगे कि E यूनियन F कैसे आएगा। सेट्स में चले जाओ ना बच्चों, 11th क्लास। जब भी हम यूनियन निकालते हैं बच्चों, सुन लो इधर, तो सभी नंबर्स लेते हैं, कोई लेटर रिपीट नहीं करते, कोई डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, सभी नंबर्स लेंगे पर कोई रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन है, तो दोनों में से जो कॉमन नंबर होता है वो लेते हैं। यूनियन में हम 1 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, बट एक डिजिट एक ही बार लिखेंगे। ये यूनियन का मतलब होता है। तो ई यूनियन एफ का मतलब है 1 2 3 5। एग्री बच्चों? 1 2 3 5। अब यहाँ पर जी सेट है मेरे पास 2 3 4 5। मान लो इसको तुमने P बोल दिया, लेट दिस इज P, मतलब चलो P नहीं बोलता मैं, इसको M बोल देता हूँ। लेट दिस इज M, लेट दिस इज M। हमसे क्या पूछा गया, देखो आप ध्यान से, P E यूनियन F ऑब्लिक G, तुमने इसको M बोल दिया, यानी तुम्हें M ऑब्लिक G निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, बच्चों बोर्ड पर देखो, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे। यहां तक समझ आ गया? इसको मैंने M बोल दिया, E यूनियन F को, E यूनियन F मैंने अलग से निकाल लिया। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, M इंटरसेक्शन G। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, राइट। अब बता अरविंद, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन G बोल। 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन G, ये तीन नंबर है ना, तो 3/6। तो 3/6 ऊपर आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6। तो आंसर क्या होगा आपका 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। में ले आओ तो देखो कैसे होगा। ये था हमारा 3rd पार्ट, राइट। अब 4th पार्ट कैसे होगा वो आगे। 4th पार्ट, यस बच्चों बोर्ड पर देखना, E इंटरसेक्शन F। बच्चों बोलो नहीं, इधर देखो, E इंटरसेक्शन F। इन दोनों का कॉमन नंबर कौन सा होगा बताओ जल्दी से। 3 होगा। E इंटरसेक्शन F कॉमन नंबर, राइट। तुमसे ये पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ऑब्लिक G। अब फिर एक काम करो, इसका नाम M कर दो, तो बताओ ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक G बन गई, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन G अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब M और G का इंटरसेक्शन, ये M है बच्चों, ये M है और G हमारे पास ये है। तो बताओ M इंटरसेक्शन G कितना होगा, इसमें से और इसमें से कॉमन नंबर कौन सा आएगा बताओ, 3 ही तो आएगा।
तो m इंटरसेक्शन g कितना हुआ 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, सोचो 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6, 4/6 है ना, राइट। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 1/4। तो स्टेप समझो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको m क्यों बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आप पता है कैसे लिखोगे, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ऐसे लिखोगे आप, और यहाँ पर लिखने में दिक्कत आती तुम्हें, E यूनियन F में लिखने में दिक्कत आती तुम्हें, इसलिए इसका नाम कर रखते हैं, एक सेट बना दिया ना E यूनियन F को, सेट्स का चैप्टर किया ना 11th क्लास में, एक सेट बना दिया मैंने उसको अलग से, उसका नाम रख दिया मैंने M। क्लियर? तो थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों देखो आप इधर, हाँ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना बच्चों आप, एक्सरसाइज 13.1। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एंड रेड डाई, दो डाई है बच्चों, एक ब्लैक है और एक रेड है, दो डाई है तुम्हारे पास ब्लैक एंड रेड डाई। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। तो इसको मैं ए बोल देता हूं, और बी को बच्चों में बोलता हूं कि जो ब्लैक डाई है ना, ब्लैक डाई के ऊपर बच्चों नंबर जो आता है 5 आता है, ब्लैक डाई के ऊपर नंबर 5 आता है। क्लियर? डाई को तुमने थ्रो किया है, एक ब्लैक डाई को थ्रो किया है, एक रेड डाई को थ्रो किया है, ब्लैक डाई के ऊपर नंबर 5 आता है बच्चों। तो बताओ सबसे पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, इधर देखो बेटे, पढ़ाई की जरूरत है, इधर देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सम ग्रेटर देन 9, सम 9 से बड़ा आना चाहिए, राइट। दो नंबर जिनका सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम ए के बारे में सोचेंगे तो बी को भूल जाओ, इस पर हाथ रखो। अब सम ग्रेटर देन 9 क्या क्या हो सकता है बच्चों, 10 सम हो सकते हैं, 10 दोनों का नंबर का सम 10, तो 6 और 4 हो सकते हैं, 4 और 6 हो सकते हैं, 5 और 5 हो सकते हैं बच्चों, राइट। पहले 10 पर आ जाओ ना, और 7 और 3 में ले नहीं सकता, एग्री। अब आ जाओ 11 सम हो सकते हैं, 11 ग्रेटर देन 9, सम दोनों नंबर का जो सम है, डाई पता ना, लूडो खेलते हो ना, डाई 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो सम जो है वो 9 से बड़ा आना चाहिए, तो 11 हो सकते हैं। तो मैं 5 और 6 ले रहा हूँ, और 6 और 5 ले रहा हूँ, और 12 भी तो हो सकते हैं, तो 6 और 6 ले रहा हूँ। अब समझ आ गया, राइट। अब आप बी के बारे में सोचो, जब बी के बारे में सोचेंगे तो ए को भूल जाएंगे, राइट। बी का मतलब है ब्लैक डाई के ऊपर 5 आएगा, ब्लैक डाई के ऊपर 5 आएगा। तो बताओ क्या क्या होगा बच्चों, बताओ। 5 1 आ सकते हैं, 5 2 आ सकते हैं, 5 3 आ सकते हैं, ये ब्लैक डाई है, ये रेड डाई है, तो 5 4 5 5 5 6। बोलो बच्चों, ब्लैक डाई के ऊपर 5 आएगा बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, पहले जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने डाइस को रोल किया था, तो मैंने 5 1 को 1 5 भी लिखा था और ऐसे पलट दिया था, इसमें ऐसे क्यों नहीं कर रहे? इसमें स्पेसिफाई है, वही कलर है, ये ब्लैक डाई है, ये रेड डाई है, तो ब्लैक के ऊपर 5 आना चाहिए। जब कलर ना हो ना, तो फिर हम 2 डाइस वाइट वाइट हैं, तब हम परेशान रहेंगे, फिर हमें 5 1 को 1 5 भी करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ओके, राइट। अब बताओ, अब इंटरसेक्शन की मुझे जरूरत होती है, तो अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। एक ही तो नंबर है, 5 5 और 5 6, और भी कोई नंबर है बस, राइट। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर? अब A इंटरसेक्शन B कितने पेयर आए बच्चों तुम्हारी फेवर में? 2, और 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 6 स्क्वायर, तो 36, सैंपल स्पेस क्या बनती है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 2/36, और प्रोबेबिलिटी B जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे है, तो B की प्रोबेबिलिटी B में कितने पेयर है 1 2 3 4 5 6, 6/36, तो आंसर क्या होगा 2/6, और 2/6 क्या होता है 1/3। आप समझ आए? यस बच्चों देखो आप इधर, हाँ बच्चों देखो आप इधर 12th क्वेश्चन देखो आप, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चेक प्लीज। हाँ बेटा 12th क्वेश्चन में देखो, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं बच्चों, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, फैमिली में 2 बच्चे हैं, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखो। दोनों बॉयज हो सकते हैं बच्चों, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, पहले लड़का बाद में लड़की, पहले लड़की बाद में लड़का, राइट। तो ये हमारे 4 पेयर्स बनेंगे, 2 बच्चे हैं, क्लियर।
अब इसके बाद लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ए में लिखा हुआ है बोथ आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन। क्या गिवन है तुम्हें, कंडीशन क्या गिवन है तुम्हें बच्चों कि यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल, ये कंडीशन है कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कि हम क्या स्टेप्स लेंगे। पहला ए में क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। बोथ आर गर्ल्स का मतलब क्या होगा बच्चों, यही होगा। यंगेस्ट इज गर्ल का मतलब क्या होगा, वाई गर्ल गर्ल गर्ल, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब इंटरसेक्शन देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन नंबर कौन से होंगे, गर्ल गर्ल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1/4। भाई 4 पेयर्स है ना, यहाँ पर 4 है ना, तो 1 एक पेयर 1/4, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 पेयर है यहाँ पर, तो 2/4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये है डुअल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है।